एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जहां पर मैं आप सभी के साथ जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन होता है जहां से आपसे 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो में जो मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाली हूँ वो होगा आपका 16 नवंबर 2021 में जो मॉर्निंग शिफ्ट थी उसमें किस तरीके से जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। आज की वीडियो में आपको ये देखने को मिलने वाला है। ऐसे ही आपकी ये सीरीज़ यहाँ पे कंटिन्यू चलती रहेगी, जैसे कि आपके हर एक शिफ्ट में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को विद एक्सप्लेनेशन के साथ हम यहाँ देखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आप ये पूरे 25 क्वेश्चन देखो कि किस तरीके से आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल में यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और रही बात, आपको हमारे साथ इस सीरीज़ में जुड़ना है और डेली आपको देखना है कि किस तरीके से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जब भी चैनल पे वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन किस तरीके से आपके इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये रहा आप सभी के सामने आपका पहला क्वेश्चन, जो कि पूछा गया था पॉलिटी से। भारत के संविधान के इनमें से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी? तो आपके ऑप्शन है 43A, 43B, 31A या 31B। तो आपको ऑलरेडी पता है कि अगर आप पॉलिटी का सेक्शन कर रहे हो तो यहाँ से आप लोगों से जो आप सभी को आना चाहिए, एक तो आपको आर्टिकल्स यानी कि सारे अनुच्छेद के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, आपको सारे अमेंडमेंट्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, और आप लोगों को साथ ही साथ और आपको सारे के सारे शेड्यूल्स के बारे में पता होने चाहिए, जो कि आपके कुछ 12 शेड्यूल्स हैं। इनके बारे में अगर आपने पॉलिटी में ये नहीं करा तो आप यहाँ से क्वेश्चंस करने में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप इतना भी पढ़ लेंगे तो सफिशिएंट होगा। तो पहला क्वेश्चन आप ऑलरेडी देख चुके हैं और आपको बताना है कि कौन से अनुच्छेद में सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है। आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं। अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपने आर्टिकल्स, अपने अनुच्छेद को याद करा होगा तो आपको पता है ये बात। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आपके जो सहकारी समितियों से प्रचार से संबंधित जो है वो है आपका 43B। तो आपको ऑलरेडी पता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोगों को साथ ही साथ क्या करना है, जितने भी यहाँ पे 25 हम क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरे क्वेश्चन रीड अप करने तक आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इससे आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको ये लगेगा कि आप कितने 25 में से स्कोर कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपके प्रीवियस ईयर के सारे सॉल्यूशन भी आप लोग ईजिली से कर पाएंगे। और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप क्लास के बाद उस वाले सेक्शन पे जा कर के उसको पढ़ सकते हैं। इससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। 43B राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। तो ये याद रखना, आपसे आगे भी फ्यूचर में अगर क्वेश्चन आए तो 43B क्या करता है, ये प्रमोट करता है आपके वॉलंटियर प्रमोशन को, ऑटोनोमस फंक्शनिंग को, डेमोक्रेटिक कंट्रोल को और प्रोफेशनल मैनेजमेंट आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसीलिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? 43B, जो कि आपके इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या करता है? प्रमोट करता है, आगे बढ़ाता है। चलिए बाकी के सेक्शन भी देख लेते हैं कि बाकी के सेक्शन जो है आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए, क्या पता आपको एक काम, बस एक और चीज़ें करनी चाहिए कि जो भी आप प्रीवियस ईयर अगर सॉल्व कर रहे हो तो आपको बाकी सारे ऑप्शंस पे भी काम करना चाहिए। क्या पता नेक्स्ट टाइम जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए वो बाकी सारे सेक्शन से पूछ लिया जाए। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि 43A जो है इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है। 31A और 31B मैं आप सभी को टाइम दे रही हूँ, तो जल्दी से आपको बताना है कि ये बाकी के जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर ये किससे रिलेटेड है। 43B तो आपको समझ में आ गया, ये आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की प्रमोशन की बात कर रहे हैं।
वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मेरा बस ये नहीं कि मैं आपको बस क्वेश्चंस कराऊं और आगे बढ़ जाऊं, नहीं। यहाँ पर ये है कि इस क्वेश्चंस से डीपली आपको समझना है, और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो आप लोग उसको कर सकें। तो चलिए जल्दी से कमेंट करके मुझे आंसर बताइए कि बाकी के जो आप लोगों के ये आर्टिकल्स हैं ये किससे रिलेटेड है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 43A, आप सभी को पता है 43A में ये किस चीज़ के बारे में आपको बताता है। ये आपको बताता है आपके पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, यानी कि अगर हम बात करेंगे हिंदी में, अगर आप इसको देखोगे तो ये आपके उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से रिलेटेड ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, और याद रखना 43A अगर आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जाए नेक्स्ट टाइम, तो आपको याद रखना है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो 43A में भी नेक्स्ट ईयर आपके एग्ज़ाम में आ जाए, या इस बार आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, या बाकी के शिफ्ट में भी पूछा जा चुका होगा। तो आगे से आपको याद रखना है 43A यहाँ पर आपके उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से रिलेटेड आपका ये अनुच्छेद है, ये आर्टिकल है। और अगर हम 43 की बात करें, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यहाँ पर आपके कोऑपरेटिव को प्रमोट करा गया, जो कि अभी हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, और आपको अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड इसको याद भी रखना है। अगर हम बात करेंगे इससे रिलेटेड और क्या आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है या पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है आपका जो 43A है ये कब ऐड हुआ था। तो ये कौन से एक्ट यानी कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ये ऐड हुआ था। तो याद रखना आपके 97 अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था आपका 2011 में, ये भी पूछा सकता है। तो इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस बनते हैं मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको साथ ही साथ क्वेश्चंस के थ्रू बताती हुई चलूँ। तो याद रखना 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 के थ्रू इसे ऐड करा गया था, और इसका यहाँ पर आप देख सकते हो ये किससे रिलेटेड था, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। क्लियर हो गया। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप साथ साथ पूछ सकते हो, और पूरी कोशिश यहाँ पे रहेगी कि हम क्वेश्चंस के थ्रू आपके जो भी चीज़ें बनती है उसको डिस्कस करते हुए आगे चले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी का 31A और 31B का आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू बताएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछा गया था आपके एग्जाम में, वित्तीय वर्ष 2019 टू 20 में इनमें से कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस वॉज इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन द फाइनेंशियल ईयर 2019 टू 2020। आपके ऑप्शंस दिए रखा था चाइना, जापान, यूएस या फिर मैरिथियस। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपके फाइनेंशियल ईयर पूछा गया 2019 से 20 का, इसमें से कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना था, आपके इंडिया के साथ टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बना था। तो राइट आंसर आपको याद रखना है वो था आपका अमेरिका यानी कि यूएस। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया वो बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं, द यूएस से रिमेन्ड इंडियन टॉप ट्रेडिंग पार्टनर फॉर द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव फिस्कल इन 2019 टू 2020। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपकी इन दोनों 2019 और 20 के बीच में आपके यूएस से और आपके जो इंडिया है, इन दोनों का यहाँ पे फाइनेंशियल में इनका भागीदार बना रहा था। और आपके इन दोनों के बीच आप लोग देख सकते हैं, और कितने मिलियन यहाँ पर इन्होंने आगे बढ़ाया था वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जितना इंपॉर्टेंट है हम उस पर बातें करेंगे, बाकी को स्किप करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पर आपसे पूछा है 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा ने किसके नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था। After the death of Guru Gobind Singh in 1708, the Khalsa revolted against the Mughal authority under the leadership of, आपके ऑप्शंस हैं गुरु अंगद, गुरु अमरदास, बंदा बहादुर या फिर गुरु नानक देव। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या राइट आंसर होगा। आपके गुरु गोविंद सिंह के मरने के बाद खालसा ने किसके नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था। तो आप सभी को पता है उसने किसके खिलाफ विद्रोह किया था, वो किया था आपके बंदा बहादुर के खिलाफ। क्लियर हो गया। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर सी
तो आप में से जितने भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर सी बताया वो बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था और आपके गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम पर सिक्कों को मारकर अपने समूह शासन की घोषणा की थी। क्या किया था इन्होंने? गुरु गोविंद सिंह को और आपके गुरु नानक को मारने के बाद क्या करा था, अपने सिख में अपने आप को सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, आपके प्रमुख अपने शासन की नेतृत्व की घोषणा कर दी, जो कि आपके सतलुज और जमुना के बीच इन्होंने अपना प्रशासन स्थापित किया था। क्या पता आपके आगे वाले एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इन लोगों ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन या अपना प्रशासन को कहाँ पर स्टैब्लिश या स्थापना किया था। तो याद रखना बिटवीन द सतलज एंड द जमुना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा किसकी अथॉरिटी में, आपके अंडर बंदा बहादुर की लीडरशिप में ये आपको देखने को मिलता है। और इससे रिलेटेड आपको ये क्लैरिटी भी हो गई कि इस क्वेश्चन का आंसर ये था तो इनका क्या एम था। इससे थ्रू आपको टॉपिक या कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहेंगे। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों से पूछा गया था, इनमें से किसने समाचार पत्र संबंध कौमुदी की स्थापना की थी? हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द न्यूज़पेपर संबंध कौमुदी? आपके ऑप्शंस हैं रस बिहारी बोस, राजा राम मोहन रॉय, शिशिर कुमार घोष या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो जल्दी से बताइए कि इनमें से वो कौन थे जिसने आपके न्यूज़पेपर संबंध संबंध कौमुदी की स्थापना की थी। ये भी इस आपको मॉडर्न हिस्ट्री के मेनली सारे न्यूज़पेपर्स पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चंस हमेशा आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही। तो याद रखना आपके संबंध कौमुदी की स्थापना करने वाले कौन थे, वो थे आपके राजा राम मोहन रॉय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। तो जितने भी लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एक्सप्लेनेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। संबंध कौमुदी आपकी एक बंगाली, ये भी आपको पता होना चाहिए, लैंग्वेज भी पूछी जाती है। कौन सा न्यूज़पेपर था? बंगाली न्यूज़पेपर था, वो भी आपका वीकली न्यूज़पेपर था, जो कि 1819 में कोलकाता में इसको पब्लिश किया गया था। इससे अलग भी पूछा जाएगा। तो पहले तो ये कब पब्लिश हुआ था? 1819 में, आपको याद रखना है। दूसरा, ये कौन सी लैंग्वेज का न्यूज़पेपर था? ये था आपका बंगाली वीकली न्यूज़पेपर था। और ये पब्लिश कहाँ पर हुआ था? तो ये अभी हमने देखा कोलकाता में। इसके अलावा आपको ये 3 चीज़ें और पता होनी चाहिए। इन फ्यूचर आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम आगे बात करेंगे, इसको स्टार्ट करने वाले का नाम जो अब की बार आपके एग्जाम में आया तो वो राजा राम मोहन रॉय थे, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। किस पर्पज से शुरुआत की थी? द सोशल द एजुकेशनल रिफॉर्मर ऑफ इंडिया। ये चाहते थे कि इसकी शुरुआत में भारत के जो भी आपके सामाजिक और जो शैक्षिक सुधारक के वजह से आपको पता ही इन्होंने किया भी था। और अखबार ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए सक्रिय रूप से अभियान चलाया था। आपको पता है राजा राम मोहन रॉय इसी के अगेंस्ट थे। और आपकी जो सोसाइटी में प्रैक्टिस ऑफ सती यानी सती प्रथा जो चल रही है इसको अबॉलिश ख़त्म करने की वजह से इस कैंपेन को चलाया था। तो ये इससे रिलेटेड जो आपको एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जो नॉलेज होनी चाहिए, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आप लोग चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी से पूछा गया है, मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में इनमें से किस देश ने भाग लिया था? करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है, करंट अफेयर अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो कम से कम 8 महीने का 8 मंथ तक का आप लोगों को अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। और अगर टाइम हो आपके पास तो 1 ईयर्स तक का पढ़ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर आपको 8 महीने के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि 8 मंथ के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई हैं। आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मैक्सिमम इन्हीं टाइम तक की चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। यहाँ पर भी उस टाइम पे जो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में इनमें से किस देश ने भाग लिया था? Which of the following set of countries participated in the Malabar Naval Exercise 2020? आपके ऑप्शन है भारत, जापान और अमेरिका। सेकंड ऑप्शन इज भारत, इजराइल और अमेरिका। थर्ड ऑप्शन इज भारत, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और यूएस। और द लास्ट ऑप्शन है आपका भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। तो आप सभी इस चीज़ों को जानते हैं। आपके मालाबार नवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाली कंट्रीज इंडिया,
ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। तो ये सिर्फ वही कर पाएंगे जिन्होंने करंट अफेयर्स को अच्छे खासे तरीके से पढ़ा होगा, नहीं तो फिर आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आपका इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस 2020 में आपके मालाबार कॉस्ट यानी कि आपके मालाबार अभ्यास 2 चरणों में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया था। क्या पता इन फ्यूचर इन तरीके से भी देखो ये क्वेश्चन पूछा सकता है। तो याद रखना 2 तरीके से, एक अरेबियन सी और आपके बे ऑफ बंगाल, इन 2 में यहाँ पर इसको आयोजित किया था। तो ये भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी से पूछा गया है, सरया नदी किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, सरया नदी जो है इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? पिंडर, भागीरथी, टन या फिर शारदा? तो जल्दी से कमेंट करके बताओ जो सरया नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा इसको यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया होगा अपने एग्जाम के लिए। तो अगर हम बात करेंगे आपकी जो सराय नदी है वो किस नदी की सहायक नदी थी? वो आपकी शारदा नदी की सहायक नदी थी। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो आप में से जितने भी लोगों ने डी बताया वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की तरफ देख सकते हैं और ये मैप है यहाँ पर, और जहाँ पर आप ये सराया नदी, सराय रिवर देख सकते हो। सरयू शारदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सरयू सुरमुल ने उत्पन्न हुआ एक महाकाली के पंचेश्वर में शामिल हो गया और आपके नेपाल की सीमा पर है ये। तो ये आप जो सेक्शन देख रहे हो, ये मैप भी देख रहे हो, मैप तो आप ऑलरेडी आप सभी पढ़ रहे हो, ठीक है। ये रहा आपका नेपाल और उसकी जो इधर की जितनी भी साइड है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। सरायू उत्तराखंड राज्य के कपकोट, बागलेश्वर और सेरागढ़ शहरों से होकर बहती है। क्या पता आपसे इन फ्यूचर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपका जो सराय नदी है, शारदा रिवर जो है, ये कौन सी जगहों से होते हुए कौन सी सिटीज से होकर फ्लो करती है? तो याद रखना कैपकोट, बागलेश्वर और सराघाट इन द जो कि आपके उत्तराखंड में है, यहाँ सर होकर ये बहती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आगे आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है या रिवर से रिलेटेड, या कई बार पूछा भी गया है, नो डाउट। तो आपको क्या करना है, कौन सी नदी कौन सी जगहों से होती भी बहती है, ये भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी से पूछा गया है, 26 जनवरी 2019 को भारत के संविधान को अपने अस्तित्व में 69 वर्ष हो गए थे, ठीक है। इन वर्षों में इसमें कितनी बार यानी 12 जनवरी 2019 तक में संशोधित किया गया था? ऑन जनवरी 26 2019 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 69 years of the existence. In these years it was amended times। तो आपके पास 100, 103, 109 या फिर 106। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 103, ठीक है। इसे 103 बार तक संशोधित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष में होती है? विच ईयर मार्क द बिगिनिंग ऑफ फेज 2 ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण? आपके ऑप्शंस यहाँ पे ईयर आपसे पूछा है कौन से साल में हुआ था, 2020 से 21, 2019 से 20, 2018 से 19 या फिर 2021 से 22। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन से ईयर में आपके स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के फेज 2 यानी चरण 2 की शुरुआत हुई थी। तो ये आप सभी को पता है, ये आपके 2020 टू 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और आप लोग जो साथ ही साथ कमेंट करके आंसर बता रहे हैं तो आपको इस तरीके से बताना है कि क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा आपको क्लियर होगा कि आप लोगों के आउट ऑफ 25 कितना स्कोर हुआ। वीडियो के एंड में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने आउट ऑफ 25 कितना स्कोर किया है। और आप में जो यहाँ पर इतना एनालाइज करने के बाद आपको एक चीज़ भी यहाँ पे क्लियर होगी कि आप कौन से सेक्शन में वीक है, तो आप लोग जा कर के उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आप सभी के सामने, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, इनमें से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इंडिया इन
आर्करी आपके ऑप्शन हैं दीपिका कुमारी, सौम्यजीत घोष, नीरज चोपड़ा या फिर उन्मत्त बत्रा। तो आपको ऑलरेडी पता है करंट अफेयर अगर आप लोग करोगे तो स्पोर्ट्स का सेक्शन भी आप सभी का अच्छा खासा स्ट्रांग होना चाहिए और यहाँ से क्वेश्चन आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो स्पोर्ट्स के चीज़ें भी आपको डेली इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए रिसेंटली में जो भी चीज़ हुई है। अगर आप लोगों का रिस्पांस वीडियो पे अच्छा रहा तो हम करंट अफेयर भी जल्दी से इस पे भी लेक्चर्स लेकर के आएंगे। रिसेंटली में जितने भी आपके एसएस से रिलेटेड आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो उसके लिए वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, ताकि अगर ये वीडियो आप लोग चाहते हो करंट अफेयर्स की तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तीरंदाजी में आपके जो आर्चरी में जो भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो ये आप सभी को पता है कि कौन करता है। वो करते हैं आपकी दीपिका कुमारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो 9th का आप में से जितने भी लोगों ने ए दिया वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दीपिका कुमारी ने 2018 में विश्व कप में 4 रजत पदक यानी 4 सिल्वर मेडल जीता था। ईयर आप देख सकते हो 2011 में, 12 में, 13 में एंड देन 15 में। और 1 इन्होंने जो ब्रोंज जीता है वो 2018 वर्ल्ड कप में। और इन्होंने साथ ही साथ हमारे इंडिया को वुमेन की टीम से इन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया था। और साथ ही साथ इन्होंने 2 सिल्वर मेडल भी जीते थे 2011 और 15 में, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो आप सभी को पता होनी चाहिए या पता भी होंगी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में आप सभी से पूछा गया है, इनमें से एक उदार कला के उच्च बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है जिसने चालुक्य राजवंश के तहत 7वीं और 8वीं शताब्दी में उत्तरी और दक्षिणी भारत से स्थापत्य रूपों का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण हासिल किया था। इनमें से विच रिप्रेजेंट द हाई पॉइंट ऑफ एन eclectic art which is the 7 to 8 centuries under the Chalukya dynasty achieved a harmonious blend of architectural form from northern to and southern India। आपके ऑप्शन है कोची, पटकल, कोंडाक या फिर भीमबेटका। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सी एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये आपके किसको रिप्रेजेंट करता है? हाई पॉइंट एक्लेक्टिक आर्ट को रिप्रेजेंट करता है आपके चालुक्य डायनेस्टी के टाइम पर, ये आपसे पूछा जा रहा है। और हिस्ट्री अगर आप लोग कर रहे हैं तो उसमें आपको आर्ट और आर्किटेक्चर या एडमिनिस्ट्रेशन ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलते हैं। तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपका? पटकल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। और पटकल का है आपको ऑलरेडी पता है, आपके कर्नाटक में ये जगह आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपके सबसे ज़्यादा एक्लेक्टिक आर्ट ये देखने को मिलता है। यहाँ बात करेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन की, तो आप इस स्लाइड पर देख सकते हैं कर्नाटक में पटाकल एक उदार कला के उच्च बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है जिसने चालुक्य वंश के तहत 7वीं और 8वीं शताब्दी में उत्तरी और दक्षिणी भारत के संस्थाप्य रूपों का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण प्राप्त है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ आप देखोगे आपके 9 हिंदू मंदिर के साथ साथ एक जैन अभ्यारण्य की प्रभावशाली श्रृंखला वहाँ देखी जाती। कितने टेम्पल्स हैं? 9 हिंदू टेम्पल हैं और जैन के तो है ही हैं, उसके साथ 9 आपको हिंदू टेम्पल वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ आप देखोगे यहाँ पे विरूपाक्षा का मंदिर, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसको आपको 740 में रानी लोकमहादेवी द्वारा दक्षिण के राजाओं पर अपने पति की जीत के उपलक्ष्य में इसको बनवाया गया था। ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, आपको इसको पढ़ने की भी मे भी ज़रूरत नहीं होगी ऑप्शंस की, और आपने इसको टिक कर दिया होगा। इसमें से किसे विटीकल्चर कहा जाता है, किसको अंगूर की खेती के रूप में जाना जाता है, वो आपको बताना है। ब्रीडिंग ऑफ फिश, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स या फिर ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड आपके फ्रूट्स। तो ये आप लोग ऑलरेडी अच्छे खासे से जानते हो और यहाँ पे साफ सीधी सी आपको चीज़ें बता भी रहा है। ठीक है, तो किसको आप बोलोगे विटीकल्चर इज नोन एज? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूर की खेती। तो 11th का राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। बाकी की अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं,
ब्रीडिंग ऑफ फिश की अगर हम बात करते हैं, रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, क्या पता इन फ्यूचर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स तो आप समझ गए, जिसको आप क्या कहते हो, विटीकल्चर, ठीक है। विटीकल्चर किसे कहते हैं, जहाँ पर आपकी अंगूर की खेती होती है। क्लियर हो गया। ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स की अगर हम बात करें, सब्जियां, फूल और जहाँ पे फल उगाते हैं, उसको आप सभी को पता है, उसको क्या कहते हो, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। नोट कर सकते हो, वैसे ऑलरेडी आपको ये चीज़ें पता होंगी। रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म यानी रेशम कीट का पालन पोषण जहाँ पर होता है, उसे आप कहते हो सेरीकल्चर, ठीक है। और लास्ट है आपका ब्रीडिंग ऑफ फिश, यानी कि मछली का प्रजनन जहाँ आपको देखने को मिलता है, उसे आप कहते हो पिस्की कल्चर। तो ये बाकी के नोट कर सकते हो, क्या पता इन फ्यूचर आपसे बाकी के जो ये 3 ऑप्शन है इनसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाए। आज विटीकल्चर आपको देखने को मिल रहा है, या सेरीकल्चर, पिस्की कल्चर, या फिर हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड आपसे इन फ्यूचर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, 11th का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पर आप देख सकते हैं अंगूरी का जो खेती होता है। विटीकल्चर आपको एक लैटिन वर्ड है जो वाइन से बना है, वाइन ग्रोइंग यहाँ पर होती है। आपको पता है यहाँ पर इसी को, अंगूर को यहाँ पर सड़ा करके थोड़ा उसको देन तब आपकी वाइन तैयार की जाती है। इस वजह से यहाँ पे अंगूर की खेती की जाती है, केवल आपके शराब के उत्पादन के लिए। ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में आप सभी से पूछा जा रहा है, इनमें से कौन अपने नाटकों, ययाति और तुगलक के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट नोन फॉर हिज प्ले ययाति एंड तुगलक। आपके ऑप्शन है विजुकोटे, श्री राम लागू, गिरीश कर्नाडी या मोहम्मद जहर खयाम। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। इसमें से जो इनका ये प्ले है ययाति और तुगलक, इनमें से कौन जाना जाता है। विजुकोटे, श्री राम लागू, गिरीश कर्नाडी, मोहम्मद जहर खयाम। तो याद रखना कौन जाने जाते हैं, आपके गिरीश कर्नाडे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आप में से जितने भी लोगों ने 12th का सी बताया वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। गिरीश कर्नाड एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक, कन्नड़ लेखक, नाटककार और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे, ठीक है, पुरस्कार के विजेता थे, जिन्होंने मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय सिनेमा और बॉलीवुड में काम भी किया हुआ है। गिरीश कर्नाड ने अपना पहला नाटक ययाति 1961 में, जब वो कितने साल के थे, 23 साल की उम्र में इन्होंने ये लिखा था। क्लियर हो गया। तो याद रखना आपके गिरीश कर्नाड वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कौन है इतना, ठीक है, मे बी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट जो इंपॉर्टेंट था वो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में आप सभी से पूछा गया है, फेयरचंद कोहली जिनका नवंबर 2020 में निधन हो गया था, आप इसको किस रूप में ये जाने जाते थे। फेयरचंद कोहली हु पास्ड अवे नवंबर 2020 वाज नोन एज द, ये आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आपको पता है कोई भी फेमस होता है जो जिनकी डेथ हो जाती है, तो वो क्या थे, उन्होंने क्या चीज़ किया था, वो सारी चीज़ें इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब आप करंट अफेयर्स की आप प्रिपरेशन करेंगे, तैयारियां करेंगे, तो आपको इन सारी चीज़ों की ध्यान रखने की, आपके जितने भी अवार्ड्स होते हैं वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, स्पोर्ट्स का सेक्शन आपको पता होनी चाहिए, इकोनॉमी की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और जो भी फेमस चाहे एक्टर हो चाहे कोई भी लीडर हो, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। तो याद रखना फेयरचंद कोहली जो है ये किस वजह से या किस चीज़ से जाने जाते थे। आपके पास ये 4 ऑप्शन है, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, या फिर फादर ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। तो आप सभी को पता है कि फादर ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के नाम से जाने जाते थे, इसीलिए 13 का राइट आंसर क्या होगा आपको, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हैं, भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के पिता के रूप में जाने जाने वाले फकीर चंद्र कोहली का नवंबर 2020 में इनका निधन हो गया था। जहाँ पर आपके मिस्टर कोहली जो है वॉज द फाउंडर ऑफ सीईओ ऑफ टीसीएस, ये इसके क्या थे, सीईओ थे, और उन्होंने टाटा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को भी ज्वाइन किया था। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में आप सभी से पूछा जा रहा है, in a molecule of water the ratio of the mass hydrogen to death oxygen is, पानी के एक अणु में आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा, 1:8, 1:4,
1:2 या 1:16। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और बताइए। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, ये आपको ऑलरेडी पता है कि हाइड्रोजन का आपका 1 होता है और ऑक्सीजन का आपका क्या होता है, 8 होता है। तो अब आप बताओ कि आपके राइट आंसर क्या होंगे, आपको एटॉमिक्स ऑलरेडी याद होंगे। तो चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए इससे पहले हम इसको आंसर आपको करें, सॉल्यूशन की बात करते हैं ताकि आपको चीज़ें जो है यहाँ पर समझ में आए। तो यहाँ पर आप देखो, आपका रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास आपको पता है कितना होता है, 1:8 होता है, ठीक है। और आप हाइड्रोजन को H से और ऑक्सीजन को O से डिनोट करते हो, ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन तो आपका 1 होता है और O2 आप लिखते हो, जो आपका मैंने 8 बताया, और इसको हमें 2 से क्या करना होता है, इनटू करना होता है, ठीक है। और ये आपका क्या है, आपका हाइड्रोजन भी यहाँ पर क्या होता है, H2O आपका वाटर है, पानी का पूछा है ना, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर इसको आपने 2 से इंटू करा तो 2:16 क्या बन गया आपका, 1:8। इसी वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1:8 यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में आप सभी से पूछा गया है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 5 सितंबर 2020 को किस नामक एक मुफ्त मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन लॉन्च्ड अ फ्री मोबाइल ऐप कॉल्ड डैश ऑन 5 सितंबर 2020। इंग्लिश प्रो, बिलिंग व ऐप, या फिर डुओलिंगो, या फिर हेलो टॉक। तो आप सभी को पता है कि आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने मोबाइल ऐप जो है यहाँ पे फ्री में जो लॉन्च किया था उसका नाम था इंग्लिश प्रो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में आप सभी से पूछा गया है, अल्फा कर्ड के 2 गुने अवंचित आयन क्या होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स जो हैं आपको पता है कुछ ऐसे इसको लिखा जाता है, डबली चार्ज आयंस हैं। इसको आप लिथियम कहते हो, बेरिलियम, हीलियम या फिर हाइड्रोजन। तो आप सभी को पता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ जितने भी आप लोग यहाँ पे साइंस के स्टूडेंट्स हैं। जो नहीं है कोई बात नहीं, उन्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जितने भी साइंस के स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं उनको इस बारे में ऑलरेडी पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अगर हम बात करें, तो क्या कहा जाता है इसको आपको, हीलियम। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 16 का। जितने भी स्टूडेंट ने सी बताया वो बिल्कुल सही है। अल्फा पार्टिकल आपका रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ हीलियम एटम, तो इसलिए अल्फा पार्टिकल डबली चार्ज होता है आपके हीलियम आयन का, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर था आपका हीलियम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, इनमें से किस संस्थान ने नवंबर 2020 में टीम हेलो की पहल की शुरू की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड द टीम हेलो इनिशिएटिव इन नवंबर 2020। आपके ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर विश्व व्यापार संगठन। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ इसमें से कौन से संस्थान ने आपके 20 यानी 2020 नवंबर को आपके टीम हेलो की पहल की शुरुआत की थी। तो आपको पता है वो था आपका यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो आप में से जितने भी लोगों ने बी बताया वो बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं, नवंबर 17 2020 को यूनाइटेड नेशन ने क्या करा था, द वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट, यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने लंदन विश्वविद्यालय के वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट के टीम हेलो को लॉन्च करा था, ठीक है। क्या पता इनसे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इस परियोजना के तहत दुनिया के विभिन्न हिस्सों के 100 से अधिक वैज्ञानिक एक साथ आए थे। ये आपने उस समय ऑलरेडी पढ़ा होगा जब आपके कोविड का फेज चल रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में आप सभी से पूछा जा रहा है, आपके करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आपको ज़्यादा करने हैं, तो आपको करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करनी चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस आप देख सकते हैं वहीं से पूछा जा रहा है। आप केरल, ठीक है, आप केरल ब्लास्टर्स टीम को निम्नलिखित में से किस खेल से जोड़ेंगे। विद विच ऑफ द स्पोर्ट्स वुड यू एसोसिएट द टीम केरल ब्लास्टर। आपके ऑप्शन है फुटबॉल से, बैडमिंटन से, कबड्डी से या फिर क्रिकेट से। तो करंट अफेयर्स से ये भी आपका क्वेश्चन है, वो भी आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप क्वेश्चन देख रहे हो। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी चीज़ें अच्छी खासी नॉलेज आपको रखनी चाहिए। 102 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा ही।
और अगर हम बात करें केरल ब्लास्टर्स की, तो ये कौन से खेल से जोड़े जाएंगे? आपके फुटबॉल से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। तो फुटबॉल स्पोर्ट्स वुड यू एसोसिएट द टीम केरल ब्लास्टर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, तो इसके एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। केरल ब्लास्टर फुटबॉल ये क्लब है, कहाँ पर है? कोची केरल में, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक भारतीय पेशेवर फुटबॉल क्लब है ये, जो इंडियन सुपर लीग की प्रतिस्पर्धा करता है। क्लब की स्थापना कब हुई थी? मई 2014 में। कब स्थापना हुई थी? मई 2014 में। इंडियन सुपर लीग के उद्घाटन सत्र के दौरान ये हुई थी। और ब्लास्टर आर द 3 टाइम रनर अप ऑफ द इंडियन सुपर लीग, 3 बार ये उप विजेता रह चुका है, ये भी आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आप सभी से क्या पूछा गया है, जल्दी से यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मुझे मेरे क्वेश्चन रीड अप करने तक आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। वीडियो के एंड में ज़रूर बताइएगा कि आउट ऑफ 25 आप सभी ने स्कोर कितना किया था। इनमें से कौन मीज़ो का पारंपरिक बांस नृत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल बैम्बो डांस? आप सभी ने देखा है, तो मीज़ो का इसमें से बैम्बो डांस जो फेमस है वो कहाँ पर है? बोयासाही जिसे कहते हो, उड़हो, चेराव या फिर अलुयट्टू। तो जल्दी से बताइए इसमें से मीज़ो का पारंपरिक बांस नृत्य जो है वो कौन सा है? तो आप सभी ने सुना होगा अच्छी तरीके से, चेराव उसको बोला जाता है। ये एक बैम्बो डांस होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए देखते हैं कि किस तरीके का ये बैम्बो डांस होता है। आप लोगों ने ऑलरेडी इसको देखा हुआ है। तो चेरो डांस आपका एक ट्रेडिशनल कल्चर डांस परफॉर्म है जो कि मिजोरम में होता है। ये भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या पता आगे जाके इस क्वेश्चन को इसी तरीके से घुमा कर पूछे और ये पूछ लिया जाए कि चेरो डांस जो है ये कहाँ का कल्चर है, कहाँ पे ये डांस फेमस है। तो याद रखना ये डांस आपके मिजोरम का है। ठीक है, आप अगर इसमें देखोगे ज़मीन पर, तो बांस पे बांस की डंडियों को जोड़े रखने के ज़्यादातर 6 से 8 लोग शामिल होते हैं। देख सकते हो आप कितने, 6 to 8 पीपल इसको संभालने के लिए इसमें शामिल होते हैं। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही ईजी और सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आप में से किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। पानीपत की लड़ाई यहाँ पर आपको पता है, जो कि ये कौन सा पानीपत है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत यहाँ पर आपको लिखना है। मराठास और अहमद शाह दुरानी के बीच में ये वॉर हुआ था। कौन से ईयर में लड़ा गया था, ये चीज़ आपसे यहाँ पूछी जा रही है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, 1781 में हुआ था, 1851 में, 1761 में या फिर 1831 में। आप लोगों को ऑलरेडी पता है, तो आप लोग मुझे सिर्फ थर्ड ही क्यों, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में बताइए कि तीनों पानीपत का युद्ध कब कब हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताइए, मैं आप सबको थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ। और आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। करंट अफेयर्स के आगे वीडियो या सेशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट के थ्रू भी बता सकते हैं। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ताकि आगे की प्रीवियस ईयर जो भी आपको चैनल पे दिखे तो आपको उसका अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए बात करते हैं। तो आपको ऑलरेडी पता है कि पहला जो आपका पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था। नो डाउट, किसके बीच में हुआ था? आपके इब्राहिम लोदी के बीच में और आपके बाबर के बीच में। ठीक है, और जिसमें आपको पता है विजय किसकी हुई थी? इसमें विजय प्राप्ति आपकी बाबर की हुई थी। यहीं से हमारे मुगल्स की शुरुआत होती है और हमारी दिल्ली सल्तनत ख़त्म होता है। ये आप लोग ऑलरेडी जानते ही हो। बात करेंगे आपकी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की, तो ये आप लोग जानते हो 1556 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? आपके अकबर के बीच में और हेमू के बीच में ये वॉर हुआ था। और लास्ट है आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि आपका 1761 में हुआ था। इट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 20 का ऑप्शन नंबर सी। किसके बीच में हो? तो यहाँ पे आप देख सकते हो मराठा और अहमद शाह दुरानी के बीच में ये वॉर हुआ था। तो ये आपको तीनों वॉर अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। आपके एग्जाम में कहीं भी कुछ भी पूछा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे इसकी पूरी क्लैरिटी आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो आप इसको खुद भी पढ़ सकते हो कि आपका जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है कब हुआ था? 21 अप्रैल को हुआ था 1526 में। एक पानीपत की ही जगह जो कि हरियाणा में है, और यहीं से आपकी मुगल एम्पायर की शुरुआत होती है। ये बैटल अभी मैंने आपको बताया आपकी जहीरुद्दीन बाबर के बीच में और आपके लोधी एम्पायर के जो लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। और विजय तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, बाबर की हुई थी, यहीं से आपकी
मुगल एम्पायर की शुरुआत होती है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपके हेमू के बीच में और आपके, जिसको आप पॉपुलरली हेमू नहीं तो सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। उस समय ये नॉर्थ इंडिया पे रूल कर रहे थे और आपकी आर्मी यानी हेमू और अकबर के बीच में ये वॉर हुआ था। कब हुआ था? 5 नवंबर को 1556 में हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसकी, इट वॉज अ डिसीव विक्ट्री। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं हिंदी में भी दिखा दूंगी, आप में से किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 14 जनवरी को 1761 में पानीपत की जगह पर ये वॉर हुआ था आपके मराठास के बीच में और अहमद शाह दुरानी के बीच में। क्लियर हो गया? तो हिंदी वाले स्टूडेंट जो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि अहमद शाह दुरानी के बीच में आपके भारतीय मुस्लिम सहयोगियों के साथ द्वाब के रोहिला अफगान और अवध के नवाब शुजादुल्ला के बीच में आपको ये देखने को मिलता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है, नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2023 तक टीम इंडिया किट प्रायोजक के रूप में किसको घोषणा की थी? इन नवंबर 2020 द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया अनाउंस्ड एज द टीम इंडिया किट स्पॉन्सर टिल 2023 बायजूस, नाइक, एमपीएल स्पोर्ट्स या फिर ओप्पो। तो याद रखना इन्हें कौन से टीम को इन्होंने यहाँ पर क्या करा था, उसकी घोषणा की थी प्रायोजक के रूप में। वो थे आपके एमपीएल स्पोर्ट्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में आप सभी से पूछा गया है कि राजा तोडरमल ने इनमें से किस मुगल सम्राट के शासनकाल में राजस्व मंत्री थे? राजा तोडरमल वॉज अ रेवेन्यू मिनिस्टर है। पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए, क्या पता इन फ्यूचर ये भी चीज़ पूछ लिया जाए। तो ये कौन से मुगल एम्पायर के समय पर ये रेवेन्यू मिनिस्टर था, ये आपसे पूछा। हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर या फिर अकबर? तो आपको पता है कौन थे वो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका अकबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो अकबर के समय पर टोटल मल आपको देखने को मिलते हैं, जो कि उस समय पे क्या थे, रेवेन्यू मिनिस्टर्स थे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर आप फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इसको पढ़ समझ सकते हैं। राजा तोडरमल अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर थे। तोडरमल से रिलेटेड कुछ बातें आपको जाननी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको ये चीज़ें पता है कि राजा तोडरमल जो है वह अकबर के दरबार के नवरत्न में से एक थे। आपको पता है अकबर के 9 रत्न में से एक आपके राजा तोडरमल भी माने जाते हैं। राजा तोडरमल ने यहाँ पर किस चीज़ के इंट्रोड्यूस किया था? उन्होंने मानक बाट और माप, एक भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त प्रणाली, राजस्व जिलों और अधिकारियों की शुरुआत की थी। यानी कि इन्होंने स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर, लैंड सर्वे, सेटलमेंट सिस्टम, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट एंड ऑफिसर, ये सारी चीज़ें अकबर के समय पर शुरू की थी। वो कौन थे? राजा तोडरमल। क्या पता आगे ये भी पूछ लिया जाए, तो ये चीज़ें भी आपको याद होना चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने और क्या इंट्रोड्यूस किया था? आपका जब्ती सिस्टम, आपको ऑलरेडी पता है, और जिसे आप दहसाला सिस्टम, इसकी शुरुआत की थी। यानी कि उन्होंने एक नई प्रणाली की शुरुआत की थी जिसे जबत के रूप में जाना जाता है, और करागन का एक प्रणाली जिसे दहशाला के रूप में आप जानते हो। और साथ ही साथ इन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण यानी रीबिल्ड करवाया था 1585 में, ठीक है। तो अगर आपसे क्या पता आगे इन फ्यूचर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपका काशी विश्वनाथ का मंदिर रीबिल्ड किसने करवाया था, तो राइट आंसर होगा आपका तोडरमल। और अकबर के 9 रत्न इस प्रकार से थे। राजा कौन कौन है वो नाम याद कर लो। राजा बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मानसिंह, राजा तोडरमल, मुलादो ब्याजा, फ़कीर अज़ीउद्दीन या फिर अब्दुल रहीम खान खान। ये 9 रत्न आपके अकबर के समय पर थे, तो जो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है 2011 से 12 में की गई गणना के अनुसार ग्रामीण भारत के एक व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा की प्रति महीना कितनी तय की गई थी? एज पर कैलकुलेशन डन इन 2011 to 2012, the poverty line for a person of Indian ruler got fixed at per month rupees 816, रुपीज़ 8752 या रुपीज़ 1000 या रुपीज़ 687। तो याद रखना ये फिक्स की गई थी आपकी रुपीज़ 816 यानी 816। 23 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है, पंजाब से 5 नदियाँ पाकिस्तान में मिथनकोट में किस नदी में प्रवेश करती है? 5 रिवर जो है आपकी पंजाब से जो एंटर करती है, कहाँ पर करती है वो आपको बताना है। यमुना, गंगा, इंदस या फिर ब्रह्मपुत्र। तो याद रखना ये आपकी इंदस यानी सिंधु नदी में प्रवेश करती है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो जितने भी लोगों ने 24 का सी बताया है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट, ये आप सभी का आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपको पता है जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से टोटल आपसे 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें आपसे पूछा गया डैश एक साधारण उपकरण है जिसके उपयोग या तो विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए या फिर इसे पूरा करने के लिए किया जाता है। डैश इज अ सिंपल डिवाइस दैट इज यूज टू आइदर ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट और टू कंप्लीट इट। इसे क्या कहते हैं? ट्रांसलेटर, स्विच, कैपेसिटर या फिर रजिस्टर। तो ये वो वही स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिन्हें अच्छी खासी थोड़ा आपके फिजिक्स यानी साइंस से रिलेटेड नॉलेज होगी। अदरवाइज आपको इसके बारे में पता है तो ही आप इन क्वेश्चंस को करना, और नहीं पता है तो आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, आपको ऑलरेडी इस बातों का पता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्विच है। तो 25 का जितने भी स्टूडेंट ने बी बताया वो सही है। जिनको नहीं पता मे भी अब पता चल गया। तो आपने एक चीज़ देखी है कि आपका चाहे पॉलिटी हो, चाहे आपका हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, यहाँ से भी आपने पर सेक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन ही देखे हैं, इससे ऊपर नहीं देखोगे। ठीक है, रही आपकी बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, यहाँ से भी 3 तो बहुत ही मुश्किल है। पर सेक्शन से 2 मैक्सिमम आपका जो फोकस होना चाहिए। इकोनॉमी भी आपकी यहीं पर आती है। नेक्स्ट जो आपका फोकस मेनली करंट अफेयर पे रखो। करंट अफेयर से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बाकी तो सारे ठीक ही हैं, सब 3 से 4 पर सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। बट आपको बस इसके थ्रू एक ही समझ होनी चाहिए कि आपको कोई भी टॉपिक आप कर रहे हो तो कितना डीपली आपको उसको पढ़ना है, क्योंकि अगर आप पढ़ने पे जाओगे तो हम सारा कुछ तो नहीं पढ़ सकते। तो फोकस आपका कहाँ होना चाहिए कि आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करो कि उस टॉपिक को कितना डीपली पूछा है। अगर सिर्फ बेसिक चीज़ें पूछी, ऊपर ऊपर की चीज़ें, आप सिर्फ उसको पढ़ो, उसकी ज़्यादा डीपली मत जाओ। क्योंकि ऐसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो क्या करते हैं, उस टॉपिक को अंदर तक डीपली इसको पढ़ने चले जाते हैं जो कि उतना आपके एग्ज़ाम में आएगा नहीं। तो क्यों आप इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो? इसलिए आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो आपका मेनली फोकस होना चाहिए आपका सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कि आपको उस कॉन्सेप्ट को कितना डीपली करना है। चलिए स्टूडेंट, आशा करते हो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी से कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आउट ऑफ 25 आप सभी को स्कोर कितना रहा, और आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आशा करते हो आपकी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम नंबर है, आप चाहो तो यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर वो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो। और यहाँ पर आगे की सीरीज जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम बैक टू बैक करते रहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।